टाइवन लैनिस्टर एक बीस्ट है। उसने एरिस के अंडर कई सालों तक बादशाह बनकर बहुत इफेक्टिवली सर्व किया और बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी इन्फ्लुएंस करने की पावर को रॉबर्ट और जोफ्री पर इस्तेमाल भी किया। वो उस थ्रोन के पीछे की पावर बनाए रखता अगर वो टायरियन के साथ इतना ज्यादा बुरा ना करता। खैर उसकी बात कभी और सही, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि टाइवन इतनी रिस्पेक्ट कैसे हासिल कर लेता था। इसके लिए हम उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर उनकी स्ट्रेटेजीज को ब्रेक डाउन करेंगे। पर शुरू करने से पहले ये नोट कर लेते हैं कि किन चीजों से टाइवन को पावर नहीं आती थी। I am the king. I will punish you. Any man who must say I am the king is no true king. ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस है जो टाइवन ने कहा। टाइवन के मुताबिक लोगों को बताने से आपके पास पावर नहीं आती कि ये आपके पास है, बल्कि उन्हें दिखाने से आती है। टाइवन ऐसा बहुत से तरीकों से करता है और मैं यहाँ कुछ पावर की सब कम्युनिकेशन से स्टार्ट करना चाहूंगा, मतलब कि वो चीजें जो टाइवन अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज से करता था। और मुझे यहाँ चार्ल्स डांस को इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कमाल की एक्टिंग की इन सीन्स के लिए। तो सबसे पहले ये एक्सप्लोर करते कि टाइवन ज्यादा लोगों की बातचीत में कैसे एंटर होता था। ये क्लिप देखना। I'm told we still have his sisters. The first order of business is ransoming Sir Jaime. No truces. We can't afford to look weak. We should march on them at once. First, we must return to Casterly Rock to raise They more. have my son! जब बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं तो आपको सुने जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम में से काफी करते हैं। आप शायद रुक जाएं या शुरू हों या फिर आराम से बोलने की कोशिश करें, और नहीं तो शायद आपको सुना ही न जाए। पर टाइवन ऐसा नहीं है। वो खामोशी से एकदम से जरा चिल्ला कर लोगों को चौंका देता है, जो कि फौरन अटेंशन हासिल कर लेता है। पर मजे की बात यह है कि वो ऐसे ज्यादा देर के लिए चिल्लाता ही नहीं रहता। जब उसको अटेंशन मिल जाएगी वो खामोश हो जाएगा। उसका ये बातचीत करने का तरीका वैसे ही ऊंची आवाज जैसे भयानक लगता है, क्योंकि आपको कभी नहीं पता होता कि वो कब बदल जाएगा। They have my son! Get out, all of you. आपको टाइवन की तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है, पर जरा ऊंची और गहरी आवाज में एंटर होने का ये लेसन आज के मॉडर्न दौर की बातचीत में भी अप्लाई होता है। किसी भी ग्रुप पर ध्यान दें, जब ज्यादा लोग बोल रहे हो तो जिसकी बात सुनी जाएगी शुरू करते वक्त उसकी आवाज जरा ऊंची होगी। अगर आप इस छोटी सी एडवाइस को फॉलो करने जा रहे हो तो हमेशा आवाज ऊंची ही मत रखना, क्योंकि ये जरा बेरुखा सा लगेगा। आपने शायद ये भी नोटिस किया होगा कि टाइवन खामोशी से भी बहुत कंफर्टेबल है। ये एक पावर मूव है जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, आप मेरे इस चैनल पर देख सकोगे। टाइवन उस वक्त खामोशी इस्तेमाल करता है जब लोग उसे भड़काने के लिए कुछ कहें। इससे उन्हें कुछ मजीद लम्हात मिल जाते हैं ताकि उसके सामने खड़े होकर वो अपने डिसीजन पर रिग्रेट कर सकें और उसके पास इस खौफ से बैठें कि ना जाने वो आगे क्या करने वाला है। My father won the real war. He killed Prince Rhaegar. He took the crown while you hid under Casterly Rock. The king is tired. See him to his chambers. उस साइलेंस के बाद टाइवन उसे घूरता है, जैसे कि आपने बॉक्सिंग या यूएफसी प्रमोशन में भी देखा होगा। पहला शख्स जिसने नजर झुकाई या इधर उधर देखा वो हार गया। यही वजह है कि फाइटर्स कोशिश और पूरी ताकत लगाते हैं कि वो ग्राउंड की तरफ ना जाएं, और ये कोई लाजमी असूल नहीं है जो सिर्फ बॉक्सिंग के लिए बनाया गया था। आंखें झपकना या आई कॉन्टैक्ट तोड़ना ये अजल से डर को जाहिर करता है, और यही वजह है ये आपकी स्ट्रेंथ से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आप इसका सामना करते हो। क्योंकि जब एक जानवर डरता नहीं है तो ये एक अच्छा साइन है, और इसका फायदा ये है कि जरूरी है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए। देखना कि कैसे ये भयानक गोरिल्ला उस छोटे से इंसान से पीछे हटता है जब वो भागता नहीं, और जाहिर है कि वो गोरिल्ला तो उसे चीर फाड़ के रख सकता है। Charged and charged and charged again. And I think, and I'm sure, if I would have even flinched once. लेकिन टाइवन के सब कम्युनिकेशन की पावर इससे कहीं आगे है। उसकी वर्ड चॉइस इंसानी पावर को इस्तेमाल करने का तरीका है। वो लोगों से ये नहीं पूछता कि क्या करना है या ऐसे धमकियां देना, अगर तुम ये करोगे तो मैं फिर ऐसा करूंगा। वो लोगों को बताता है कि वो ये लफ्ज करूंगा इस्तेमाल करते हुए क्या करने जा रहे हैं। ये पूरी तरह से यकीन दिलाता है कि जैसा कहा जाएगा वो वैसा ही करेंगे। ये यकीन कि उसे सुना जाएगा, इससे वैल्यू एड होती है कि उसे सुना जाए। यहाँ देखना। You will go to King's Landing. And do what? Rule. You will serve as Hand of the King in my stead. You'll bring that boy king to heel, and his mother too, if needs be. Oh, one more thing. You will not take that whore to court. Do you understand?
अब सब कम्युनिकेशन का लॉजिक ये है कि वो कैसे काम करते हैं, क्योंकि जब लोग सब कम्युनिकेशन के थ्रू अपनी पावर होने का सिग्नल देते हैं तो हम मान लेते हैं और वैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे ज्यादा पावर जाहिर होती है। ऐसा ही कुछ टाइवन के साथ होता है उसके बदलते सेंटेंसेस के आखिर पर, और ये हमेशा नीचे की तरफ जोर देता है कि ये कोई क्वेश्चन नहीं है। अब जोफ्री को इसका उलट करते हुए सुनना जब वो टाइवन से ऊंची होती टोन में सवाल पूछेगा। ये जबरदस्त एक्टिंग है जिसे रियल लाइफ को देखा जा सकता है। जब लोग नर्वस या अपनी पावर को कम होता फील करें तो नेचुरली वो क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं और सिचुएशन को पलटने के लिए अपनी आवाज ऊंचा करते हैं, जैसा इस सीन में हुआ। The council meetings in the Tower of the Hand instead of the small council chamber. I have, yes. May I ask why? मुझे गलत मत समझो, कुछ ऐसा टाइम भी होगा जब आप सवाल पूछना चाहोगे और ऊंची होती आवाज के साथ पूछोगे। फॉर एग्जाम्पल, टायरियन और लिटिल फिंगर जैसे प्लेयर्स ऐसी लाइंस वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं जिससे वो उनसे वो काम करवा सकें जो टायरियन और लिटिल फिंगर करवाना चाहते थे, पर उन्हें ऐसा फील हो कि ये उनका खुद का आइडिया था। ये स्ट्रेटेजी आज के मॉडर्न टाइम में भी अच्छा काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय से बात करते हुए आप ये कहना चाहो क्या प्लीज आप मेरे लिए ये कर दोगे, इसकी बजाय कि आप उसकी डिमांड करो। इस तरह आपकी मदद करने में उन्हें कम काम और ज्यादा खुशी महसूस होगी। पर टाइवन को इस बात की परवाह नहीं कि लोग उसकी मदद करके खुश हैं। उसकी स्ट्रेटेजी है डर पैदा करना। Might be the lowest of the Lannisters, but he's one of us. And every day that he remains a prisoner, the less our name commands respect. So the Lion does concern himself with the opinions No, of... that's not an opinion, it's a fact. If another house can seize one of our own and hold him captive with impunity, we are no longer a house to be feared. हम इस पर अभी वापस बात करते हैं, लेकिन अभी के लिए देखते हैं कि टाइवन कैसे कॉन्फिडेंट स्टेट के बगैर भी उन लोगों से बातचीत करता है, उनको मैनिपुलेट करते हुए उस सिचुएशन को आगे ले जाने के लिए। फर्स्ट, वो लोगों से बात करने से पहले अक्सर उन्हें वेट करवाएगा। ये ऐसी ट्रिक है जो आज भी हम निगोशिएट करते वक्त इस्तेमाल करते हैं और इसका पर्पस सेम है। किसी को इंतजार करवाना पावर का सिग्नल है। ये कहता है हम ये चीजों को मेरे वक्त पर करेंगे। इससे पहले कि आप निगोशिएट करना स्टार्ट ही करो, दोनों पार्टीज इस बात पर एग्री हो जाती हैं कि जो पर्सन टाइम कंट्रोल कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड पर इसका ज्यादा असर भी रहता है। अगर आपके साथ कोई ये ट्रिक कर रहा है तो चांसेस हैं कि आप बुरी डील करो। इस चीज से डील करने के लिए एक अलहदा टॉपिक पर वीडियो होगी, लेकिन अगर आप इन सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रहने की टेक्निक्स को सीखने में इंटरेस्टेड हो, जहां आप हिचकिचाते, हेजिटेट होते हो या बुरी डील करते हो, तो शायद आप हमारा ऑनलाइन कोर्स चेक करना चाहो जो कि करिश्मा यूनिवर्सिटी है। इसमें सब कुछ कवर किया है, फर्स्ट इंप्रेशन से लेकर लीडरशिप तक। और जाहिर बात है कि बुरी सिचुएशन में भी कैसे कॉन्फिडेंट रहें, इस पर भी काफी मटेरियल है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप चेक करना चाहो। और हाँ, इस पर एक सेक्शन बॉडी लैंग्वेज पर भी है जो कि टाइवन लैनिस्टर एक वेपन की तरह यूज करता है। देखना कि वो कैसे टायरिन के ऊपर अपनी पावर बनाता है। You are an ill-made, spiteful little creature, full of envy, lust, and low cunning. जरा देखो तो टाइवन नीचे की तरफ टायरिन को देख रहा है, और अगर आपने कभी ऐसी कोई बातचीत की है जब कोई आपके सामने खड़ा होकर आपको धमका रहा हो, फिर आप जानते हैं कि ये उन्हें कितना ज्यादा पावरफुल दिखा सकता है। लेकिन लोग हमेशा बैठे नहीं होते और हमेशा बौने नहीं होते, तो एक और रास्ता है जिसे टाइवन अपनी दबंग प्रेजेंस को एहसास दिलाता है, वो है उनकी पर्सनल स्पेस में जाकर। और वो खासतौर पर ऐसा तब करता है जब वो कोई अपनी बड़ी बात मनवा रहा हो, ताकि वो उसका मुकाबला करने के बजाय उसकी बात पर अमल करें। यहाँ देखना वो जेमी के साथ कैसे करता है। The future of our family will be determined in these next few months. We could establish a dynasty that will last 1,000 years. I need you to become the man you were always meant to be. Not next year, not tomorrow. आखिर में और अहम तौर पर सिनेरियो को चेंज करने के बारे में टाइवन हमेशा एक ऐसी सिचुएशन बनाता है जहां आखिरी अल्फाज वो कहता है। इसका मतलब ये है कि उसकी शर्तों पर बातचीत खत्म होगी। जब एक बार उसने अपनी बात कर ली, वो या तो लोगों को वहां से जाने का हुक्म देता है। Speak no more of your rights to Casterly Rock. Go. या जैसे ही उसने अपनी बात पूरी कर ली तो वो फौरन कमरे से निकल जाएगा, और तब वो कोई जगह या वक्त नहीं देगा बहस करने के लिए। Drink. You can joke. You can engage in juvenile attempts to make your father uncomfortable, but you will do your duty.
अगर आपने लिटिल फिंगर की वीडियो देखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसने भी वही काम किया, बस सिर्फ ज्यादा आहिस्ता से। दोनों के केसेस में बातचीत उनकी शर्तों पर खत्म होती है जिन पर लिटिल फिंगर और टाइवन खत्म करना चाहते थे। इसलिए याद रखें, आखिर पर बोलना ज्यादा अथॉरिटी पैदा करता है और इसमें जबरदस्त ताकत होती है। आपके जाने के काफी देर बाद भी दूसरे शख्स का इन्हीं ख्यालों में रहने की चांसेस हैं। हालांकि बेशक पहले बोलने के फायदे भी हैं अगर फ्रेमिंग की बात करें, जो कि एक डिफरेंट टॉपिक है और इस पर मैं शायद कभी डिटेल में बात करूंगा। लेकिन अभी के लिए याद रखो कि आखिर पर बोलना आपकी ताकत और अथॉरिटी को जाहिर करता है। तो इस बॉडी लैंग्वेज के सेक्शन को खत्म करने के लिए इस अगली क्लिप को देखें और देखें कि पावर की सब कम्युनिकेशन को आप कितनी दफा नोटिस कर सकते हो, और इसमें काफी ज्यादा है। इस अगले वीडियो क्लिप में देखना। You're still fertile. You need to marry again and breed. I am Queen Regent, not some broodmare. You're my daughter! You will do as I command, and you will marry Loras Tyrell. And put an end to the disgusting rumors about you, once and for all. Father, don't make me do it again, please. Not another word. My children. You disgraced the Lannister name for far too long. क्या कमाल का सीन था ना। इसका क्रेडिट चार्ल्स डांस को, जिन्होंने इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा क्लियर कर दिया। टाइवन का कैरेक्टर सिर्फ गलत ताकत और फिजिकल टॉर्चर करने पर ही नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक शोज के बारे में है जिसकी ताकत से लोगों को एक लाइन में रखा जाए। अगर आप उस बुक के बड़े इवेंट्स को देखो तो आपको पता चलेगा रेड वेडिंग जैसी चीजें कितनी जालिमाना थी, लेकिन इसने वहाँ पूरे एम्पायर में ये डर छोड़ दिया कि टाइवन आगे क्या करेगा अगर कोई उसके खिलाफ जाए। और मार्टल्स ने बदला लेने के लिए अपने प्लान पर काम करने से पहले इलिया की मौत के 20 साल बाद तक इंतजार किया। यही डर की ताकत है और टाइवन इसे जानता था। The Northerners will never forget. Good. Let them remember what happens when they march on the south. मैं टाइवन की जीनियस स्ट्रेटेजीज के बारे में भी आगे काफी बात कर सकता हूँ, लेकिन दूसरों ने भी काफी अच्छे से इस टॉपिक को डिटेल में कवर किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ अमेजिंग थ्योरीज का लिंक दे दूंगा अगर आप देखना चाहो। खैर, टाइवन उस पॉइंट पर आकर मर गया था जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स में एज अ प्लेयर उसकी गलती भी दिखाता है। ये कि टायरियन से इतनी ज्यादा नफरत, जो कि उसे भी नजर आता था कि उसके बाप की तरफ से इतनी नफरत, लेकिन उसे एक तरफ छोड़े। अगर टाइवन इस काबिल होता कि टायरियन की काबिलियत को देखकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता, मुझे लगता है कि फिर लेनिस्टर्स अब भी पूरी तरह से हावी होते। टाइवन के पास जोफ्री के तख्त के पीछे की पावर थी, जैसे वो आयरियस के साथ थे। सिर्फ उस वक्त टाइवन शायद बहुत जल्द उस मैड किंग को हटा देता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा कि टाइवन कैसे एक बीस्ट था। मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि मैं जल्द ही आने वाले कुछ हफ्तों में और भी गेम ऑफ थ्रोन्स की वीडियोस बनाऊंगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।